और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और आज बड़ी बहस करेंगे अतीक अहमद के मुद्दे पर एक इंटरनेशनल टूल किट। जी हां, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस इस सवाल पर है कि अतीक अहमद सिर्फ एक माफिया डॉन था या इससे भी कहीं आगे किसी इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा था। अतीक अहमद के आर्म्स डीलर होने, पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई लेकर उन्हें आतंकियों तक पहुंचाने जैसी कई बातें जांच के दायरे में हैं। लेकिन ये एक नया खुलासा है। यूपी पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि अतीक ने राजू पाल केस के गवाह उमेश पाल की हत्या करने के लिए एक खास वक्त चुना था, और ये वक्त था 12 फरवरी का, जिस दिन यूपी में इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन था। इसी के लिए 11 फरवरी को बरेली की जेल में अशरफ ने 9 लोगों की मीटिंग ली थी। इसमें अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम मोहम्मद, गुड्डू बम्बा समेत 9 लोग शामिल हुए थे। प्लान के 3 स्टेप्स और भी थे। अगर समिट के दौरान नहीं मार पाए तो फिर कचहरी में मारेंगे, वहां भी नहीं तो फिर चौराहे पर मारेंगे, और चौथा स्पॉट था उमेश पाल का घर। आखिरी में उमेश पाल मारा गया, लेकिन 24 तारीख को समिट खत्म होने के 12 दिन बाद। लेकिन बड़ा सवाल है कि अतीक और उसके गैंग उमेश पाल को इन्वेस्टर समिट के दौरान ही क्यों मारना चाहते थे, जैसा कि खुलासा सूत्रों से हुआ है। क्या यह मैसेज देने के लिए कि यूपी में अब भी भय है? जिस वक्त दुनिया भर के कारोबारी समिट में थे, वो क्या ये मैसेज देना चाहते थे कि यूपी में पैसा लगाया तो डूब जाएगा? किसी भी राज्य में निवेश के लिए कानून व्यवस्था पहली शर्त होती है। तो क्या अतीक गैंग का मोटिव ये था कि यूपी में निवेश ना आए और यूपी के साथ भारत की भी बदनामी हो जाए? और ये सारा अंदेशा यूं ही नहीं है, ये भारत की बदनामी के उसी पैटर्न की ओर इशारा करता है जो पिछले कुछ वर्षों से चला रहा है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दौरान दिल्ली में हिंसा होना, सीएए एनआरसी को लेकर दुनिया भर में मीडिया में भारत का सुर्खियां बनना, जैसे कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा तक में लोगों का सक्रिय हो जाना, उसमें खालिस्तान की भी एंट्री हो जाना, जैसे पेगासस को लेकर दुनिया भर में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार होना, और जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से देश में एंटी अडानी पॉलिटिक्स का चैप्टर शुरू होना, और उसके बाद शेयर बाजार में उथल पुथल मचना। अतीक के एनकाउंटर के बाद जिस तरह से बहरीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने रिएक्शन दिए हैं, जिस तरह से विदेशी मीडिया एक्टिव हुआ है, वो भी क्या इसी ओर इशारा करता है कि सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था, या स्क्रिप्ट को हालात के हिसाब से एंटी इंडिया तैयार किया गया? आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। जो हो रहा है बीजेपी राज में, क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो। आसपास ऐसे कई घटनाएं हैं जहां पर प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई जाने। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, अन्याय चरम सीमा पर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। झूठ बोल रहे हैं, दंगे आज भी यूपी में हो रहे हैं। 2027 और 2021 में 30,040 राइट्स हुए हैं यूपी में। उमेश पाल हत्या की साजिश G20 या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान होनी थी, यह निश्चित रूप से एक बड़े साजिश की तरफ इशारा करता है। तो देखिए किस किस तरह के बयान आ रहे हैं। एक प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ने तो ये तक कह दिया कि अतीक की विधवा शाइस्ता को छोड़ दो, ये बयान था उनके एक नेता आईपी सिंह का। और सवाल उठाएंगे हम कई लोगों के साथ कि इंटरनेशनल टूल किट हर मामले में क्यों आ जाती है? क्या विपक्ष जाने अनजाने में इस इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा बन जाती है? इस सवाल को भी समझने की कोशिश करेंगे। और सब ये कहते हैं कि जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको राइट विंग की सरकार पसंद
पसंद नहीं, इसीलिए इस पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। इसीलिए बात करने के लिए हमने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं। मैंने विवेक श्रीवास्तव जी को बुलाया है, जो कि लेफ्ट के नेता हैं, सीपीआई के नेता हैं। मेरे साथ अब्बास हैदर साहब जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब हैं, जो कि एक इस्लामिक रिसर्चर हैं। मेरे साथ राजेश चौधरी जी हैं, जो कि बीजेपी एमएलए हैं और स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स ऑफ उत्तर प्रदेश डॉक्टर विक्रम सिंह जी, एक्स डीजीपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अतीक भाई, मैं शुरुआत अब्बास जी मैं आपसे करूंगा, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है। कोई आपकी पार्टी में उनको शाइस्ता को बोल रहा है कि भाई ये भी विक्टिम है, कोई उनको अबला बोल रहा है कि अतीक की बेवा को तो छोड़ दो। आपके सब नेता ये बताने में लगे हुए हैं, और अखिलेश यादव जी ने तो इनकाउंटर के 10 मिनट बाद बोल भी दिया था कि ये फर्जी इनकाउंटर है। तो ये क्या नैरेटिव है अब्बास हैदर साहब, आप समझ पा रहे हैं इस नैरेटिव को? आपकी पार्टी ये गलत नैरेटिव में क्यों फंसी हुई है? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जिसके 2 वर्ष के सिर्फ कार्यकाल में 952 कस्टोडियल डेथ होती है उत्तर प्रदेश। लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे कर रहे थे शामली से, और उसी शामली से कुछ कदम दूर, कुछ किलोमीटर दूर गाजियाबाद में उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में लाल जूते चल रहे थे। ये स्थिति है। आज उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से फिरौती के फोन नहीं आते। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने आज पेपर की कटिंग नहीं दिखाई। अम्बेडकर नगर में 25 लाख की फिरौती का मामला कल सामने आया है। आप देखिए कि जो गैंग रेप पीड़िता थी उन्नाव की, उसकी बच्ची की ऑक्सीजन उन्नाव में छीन ली गई कल। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, आज से 4 दिन पहले एक लखनऊ में कार्यक्रम में, उस दौरान प्रयागराज में बम फेंके जा रहे थे, और उन्नाव में गैंग रेप पीड़िता के यहाँ आग जलाई जा रही थी, जिसके मासूम बच्ची भी उसमें झुलस गई। अब्बास जी, मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने माना ये सब हो रहा है, मैं आपकी हर बात को सत्य मानता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए कि फिर माफिया को मुस्लिम से बचाने की कोशिश क्यों कर रही है समाजवादी पार्टी? किस आधार पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि ये तो इनकाउंटर ही फर्जी था, और अब आपका जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान में छप रहा है प्रमुखता के साथ? दीपक भाई देखिए, इसमें 2-3 तथ्य सामने आए, मैं आपको बताना चाहता हूं। तथ्यों की बात अगर मैं करूं, जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर की अगर आप बात करें, उस समय उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और उन्होंने कहा था कि हमें आशंका थी कि अतीक अहमद के कॉन्वॉय पे हमला करके उसे छुड़ाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए हमने किया। तो मतलब उनका ये कहना था कि संदेह था, उसके आधार पर हमने मारा। इसी के उलट उसी दिन सुबह मैंने बाइट सुनी, जो एसटीएफ की चीफ है, वो भी एडीजी रैंक के अधिकारी है, उन्होंने सवेरे कहा कि हमें ये पता नहीं था कि उससे पहले जब मीडिया के साथियों ने पूछा कि वो कहाँ छुपा हुआ था, तो उन्होंने कहा हमें इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि हमारी उससे बात नहीं हो पाई। तो जब तफ्तीश नहीं कर पाए, बातचीत नहीं हो पाई, इंटरोगेशन नहीं हो पाए, तो कैसे पुलिस को ये ज्ञात हुआ कि वो अतीक अहमद को छुड़ाने जा रहा था? अच्छा, मैंने सब आपकी ये सब बात भी मान ली, पर क्या अखिलेश यादव जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद ये डिक्लेयर कर देना कि भाई ये तो फर्जी इनकाउंटर था, क्या ये उनको शोभा देता है? इंटरनेशनल टूल किट मैंने पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, मैं आगे चला जाऊंगा। ये बता दीजिए क्या फर्जी इनकाउंटर कह देना जायज है? मैं 10 सेकंड में कहूंगा कि देखिए, जब शुरुआत से संदेह किया जा रहा था कि अतीक अहमद की हत्या हो जाएगी, इनके लड़के का इनकाउंटर हो जाएगा, वही हो जाता है, तो क्या संदेह नहीं होगा? भाई आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप जानते हैं। अरे अतीक अहमद का इनकाउंटर नहीं बोला सबने, नहीं, एनकाउंटर उसके बेटे का जो हुआ उसके ऊपर भी सबने कहा था कि इसका एनकाउंटर होगा, अतीक अहमद की हत्या होगा, वो दोनों चीजें हो जाती हैं। तो ये आशंका जब सत्य के रूप में आ जाए, आप फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाई ये पहले मुस्लिम है, माफिया तो छोड़ दीजिए आप इसको, आप माफिया मानने को राजी नहीं है आपके प्रोडक्ट अतीक अहमद को। पार्टी तो मानती है कि अपराधियों के ऊपर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से होता है कि सत्ता संरक्षित और साधारण अपराधी, वैसा नहीं होना चाहिए, सबके ऊपर समानता से कार्रवाई हो। राजनीतिक संरक्षण वाले अपराधी, राजेश चौधरी जी, क्या राजनीतिक संरक्षण वाले जो अपराधी हैं, क्या वो बीजेपी के राजनीतिक संरक्षण में? और बी, मेरा दूसरा सवाल, क्या ये कत्ल भी इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा था कि G20 के टाइम कर दिया जाए, अभी इन्वेस्टर समिट के टाइम पर कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आने वाले थे? इसके बारे में एसटीएफ और पुलिस के सूत्रों ने कई खुलासे किए हैं, आप क्या कहेंगे इस पर और अब्बास हैदर जी के बयान पर? देखिए दीपक जी, राजनीतिक संरक्षण जिन्होंने अतीक अहमद को दिया, एक गली मोहल्ले के गुंडे को इतना बड़ा बदमाश बना दिया जिसने हजारों लोगों को मार दिया हो, गोलियों से भून दिया हो, कितने गरीबों की जमीन दबाई हो, चौथ वसूली की हो, सब तो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही किया।
उसको चुनाव लड़वाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, लगातार संरक्षण देते गए। एज ए मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता उसके घर जाते थे, उसको अपने यहाँ बिरयानी खिलाते थे। तो इनको यही लगता है क्योंकि अपराधियों के संरक्षण जाता है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है पहले से, कोई नई बात नहीं है ये। माफिया और समाजवादी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और दूसरी बात, आप जो बात टूल किट की बात कर रहे हैं, वास्तव में कुछ भी हो सकता है साहब। पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा था और हर भाषा समाजवादी पार्टी वो बोलती है जो पाकिस्तान को सूट करती है। आपने एक प्रश्न उठाया कि वो असद मारा गया। असद को दुनिया ने देखा, आपके चैनल ने खूब चलाया कि किस तरह से धाए करके गोलियां मार रहा था उमेश पाल में और उसकी हत्या कर रहा था। जब पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया तो अखिलेश यादव जी के मकान पर कौन सा सैटेलाइट लगा है जिसने देख लिया? यदि सैटेलाइट लगा है और असद की मुठभेड़ उन्होंने देख ली तो एक दिन पहले आदित्य राणा की भी हुई थी, उसको भी देख लेते, उसको भी बता दो असली है या नकली है। उस पर नहीं ट्वीट करेंगे क्योंकि वो आदित्य राणा था। शाइस्ता के फेवर में इसलिए बोलेंगे वो शाइस्ता है। यदि शाइस्ता का नाम सुनीता रहा होता तो इनके मुंह में दही जम जाता। इन्हें केवल वोटों की राजनीति करनी है, इन्हें केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है इन्हें। और उत्तर प्रदेश जो विकास के रास्ते पे जा रहा है, आप बोल रहे थे जिस समय इन्वेस्टर समिट हो रहा है उस समय ये उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था के नाम पर प्रेसिडेंट खड़ा करना चाहते थे। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आए, दिल्ली को दंगों के अंदर झोंक दिया था। वही सब योजना ये बनाने का काम करते, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश पुलिस के सारे अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो सब सक्रिय रहता है। ठीक है अब्बास हैदर जी, राजेश जी आपने अपनी बात की। अब्बास हैदर जी प्लीज सवाल का जवाब दीजिएगा। आप थ्योरी सुना सकते हैं जितनी सुनानी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी पाकिस्तान की इंटरनेशनल साजिश के टूल किट का जाने अनजाने हिस्सा नहीं बन रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बहुत ही बेबुनियाद बात है। पहले मैं राजेश भाई के फैक्ट सही कर दूं। अतीक अहमद सबसे पहले निर्दलीय चुना गया है विधायक समाजवादी पार्टी में। 3 बार आपने भी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने विधायक और 1 बार सांसद बनवाया ना, माननीय बना दिया आपने। अब्बास भाई 3 बार नहीं बना है। अपना दल से भी 2002 में चुना गया है, जिसके साथ ये केंद्र और राज्य में सत्ता में बैठे हैं, जिसका वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहा है। आप सत्ता में रहेंगे नहीं, आप भाई 4 पार्टी उसके कुत्ते से हाथ मिलाने का काम करते थे उसका घर जाकर के। भाई ये उसकी हैसियत नहीं। अच्छा राजेश जी कंप्लीट कर ले दीजिए। अब्बास जी कंप्लीट कर लीजिए राजेश भाई, उसके बाद मैं आ जाऊंगा आपके पास। अगर आप दोनों बोलेंगे, दोनों स्काइप पे हैं, आप दोनों की आवाज ओवरलैप करेगी, सुनाई नहीं देगी। हम कह रहे हैं कि अपराधियों के प्रति समान दृष्टि से कार्रवाई करिए। अगर ये पाकिस्तान का मामला, वहां बिरयानी खाने तो आपके नेता जाते हैं, कौन सी बिरयानी की आप बात कर रहे हैं? यहाँ हमारा ये कहना है कि आज उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता के साथ ये होता है, लेकिन आप देखेंगे कि कुलदीप सेंगर मजे से जेल में, पेरोल पे उन्हें मिलती है, लेकिन कहीं पर जो है लखीमपुर में तेनी महाराज के बेटे वजह से जेल में जो है कूलर मिल रहा है, उन्हें पान मिल रहा है। तो ये समान दृष्टि कब होगी उत्तर प्रदेश में? कब आप एक समानता से कार्रवाई करेंगे अपराधियों के ऊपर? ये छोड़ दीजिए अपराधियों को संरक्षण देना। अतीक अहमद अगर चुना गया है तो समाजवादी पार्टी ने उसको कोई पद नहीं दिया संगठन में, अपना दल का तो वो प्रदेश अध्यक्ष रहा है। आप अपना तय करिए कि आपको कहां किसके साथ रहना है, लेकिन समाजवादी पार्टी पे निशाना साधा जाता है। आज आप वीडियो जारी कर रहे हैं, ऐसा वीडियो जारी करें कि डिफर्मेशन का केस होना चाहिए उस पर, जिसपे आप सीधे आरोप लगा रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की एक पॉजिटिव राजनीति है, पॉजिटिव अप्रोच है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास और जनता के मूलभूत राजेश जी जवाब दे बारे में बात करती आ रही है। देखिए, मैं घटना बताता हूं आपको। कन्नौज की अखिलेश यादव जी एक बूथ में गए, चुनाव हो रहा था। वहां पर एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नीरज मिश्रा करके कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि आप बूथ के अंदर नहीं जा सकते हो। वहीं उनको धमकी मिली, अगले दिन गर्दन कटा हुआ, शरीर उनका मिला, गर्दन कहीं और थी, शरीर कहीं और था। ये चरित्र समाजवादी पार्टी का है। ये हमको उपदेश देते हैं। इस तरीके की अनर्गल अब्बास जी बीच में नहीं, मैंने राजेश जी को भी टोका था, प्लीज बीच में नहीं, राजेश जी को कंप्लीट करने दें। बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रूव्ड बातें हैं भाई। ये तो आप जाइए ना पब्लिक डोमेन में, सब है, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कौन करता है? आजम खान को बचाने का काम कौन करता है? जहां कहीं भी आपको लगेगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे, आपको कोई मतलब नहीं। एक ट्वीट दिखा दो ना अखिलेश यादव जी का, कभी मंदिर के लिए आया हो, मस्जिद के लिए जरूर आ जाएगा। तो ये इनका जो चेहरा है बेनकाब जनता के अंदर आज हो चुका है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं सीधे यहाँ से विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या जाने अनजाने में आप लोग इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा बन जाते हैं? और आप पर तो आरोप ये लगता है कि आपने मुझे कहा उस दिन कि स्टालिन ने हमको बताया कि कांग्रेस का सहयोग कर रहा है तो हमने कर दिया,
और आपकी पार्टी के बारे में भी कहते हैं कि आपकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं। नहीं, देखिए, कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है, मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है। मैंने उस दिन भी बताया था, एक इकोनॉमिक थ्योरी है। दास कैपिटल जो है एक किताब है जिसमें पूंजी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है विश्व के अंदर। जिस तरीके से एक परिवार, एक समाज, एक देश, एक स्टेट पूंजी की व्यवस्था को यूज़ करता है, वही दर्शाता है किस तरह की डेवलपमेंट होगी। अब पूंजी में इक्वालिटी हो सकती है, पूंजी में इनइक्वालिटी भी हो सकती है। तो एक इकोनॉमिक थ्योरी है, कई इकोनॉमिक थ्योरीज हैं जिसके आधार पर देश चलते हैं, और कई पॉलिटिकल थ्योरीज भी है। हम डेमोक्रेसी हैं और कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज सिंगल पार्टी रूल फॉलो करते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं ना, आपने तो मुझे बताया था एक बार कम्युनिस्ट पार्टी द पावर कम्स विद द बैरल ऑफ गन, और आपके सभी सहयोगी गन लेकर ही चलते हैं। यस, बट वी आर जी नहीं, वो पावर डज कम फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, बट इट हैज बीन प्रूवन रॉन्ग इन इंडिया। और 1950s में मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रूव किया पूरे विश्व को कि कम्युनिज्म लाने के लिए अब आप वोट का जरिया ला सकते हैं, जिससे समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी आए। और हमारी देखा देखी में आप मानिए, इराक के अंदर, यूरोप के अंदर, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अमेरिका में सारी वामपंथी सरकारें जो आ रही हैं इलेक्शन के थ्रू आ रही हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली आ रही हैं। तो थिंग्स चेंज विद टाइम। मार्क्स के टाइम में ऐसा नहीं था, एरिस्टोक्रेसी थी, तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन करा। अब मुझे बता दीजिए कि आप इंटरनेशनल टूलकिट का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? हम लोग राइट जी, बताइए मुझे, आप इंटरनेशनल टूलकिट का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? आपने सबसे ज्यादा ताहिर चौधरी को सपोर्ट किया जब ट्रंप आए थे उस दंगे में, और मैं ये चार्जशीट जो चार्जेस उस पर फ्रेम हुए हैं 24 मार्च को, उसको पढ़ रहा हूं आपके सामने। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। In this case, all accused, including into targeting Hindus and their such acts were apparently prejudicial to the harmony between communities of Muslim and Hindus. ये ताहिर हुसैन के बारे में लिखा जा रहा है। आप चैंपियन थे उस जमाने में, तो जो ताहिर हुसैन को बचाया करते थे। हाँ, ठीक है। नहीं, देखिए, जब हम लोग पहली बार पहुंचे थे, दिल्ली दंगा जब खत्म हुआ था, और ये सरप्राइजिंगली मैं आपको ये भी बता दूं, शुरू कहां हुआ था ये भी बता दीजिए। जिसने वहां पे कदम रखा था वो जी न्यूज ही था। नहीं, मैं ये भी बता दूं आपको, पहला चैनल जिसने उस वक्त दिल्ली दंगों के बाद वहां कदम रखा था, दैट वाज जी न्यूज। और मैं वहीं पर था आपके पुराने एंकर के साथ उस वक्त, और हमने जॉइंटली टूर किया था उस एरिया को। और मुसलमानों की भी बहुत ज्यादा हानि हुई थी, हिंदुओं की भी हानि हुई थी। शुरू किसने किया था विवेक, ये बताइए ना, शुरू किसने किया था? कोशिश भी कर रहे थे। नहीं, ये देखिए ये भी बता दीजिए ना, शुरू कैसे हुआ था, किसने किया था, और ये इंटरनेशनल टूलकिट क्या थी, ट्रंप के टाइम पर क्या साबित कर रहा था? कोई भी शुरू कर सकता है। नहीं, कोई इंटरनेशनल नहीं। मैं देखिए दीपक भाई, आज की दुनिया में दीपक चौरसिया जी अगर एक शो करते हैं तो आपके शो को भी लोग दुबई में देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं। दुनिया छोटी हो चुकी है और इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी जल्दी ट्रैवल करती है। हमारे देश में अगर कोई ऐसी इंसिडेंट्स होती है जिसका देश विरोधी ताकतें फायदा उठाना चाहेंगी तो वो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कोई प्लान्ड टूल किट हो। अगर यूपी में सबमिट हो रही थी, बड़ी क्लियर सी बात है, तो जेलों में 9-9, 10-10 आदमी अगर मीटिंग कर रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर जेल की व्यवस्था के बारे में, ठीक है, ये आपका बिल्कुल मौजूद सवाल है, इसी सवाल को मैं आगे उठाऊंगा। लेकिन आप बताइए, आप जाने अनजाने में इंटरनेशनल टूलकिट का हिस्सा बन जाते हैं या नहीं, ये बता दीजिए मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हमारी अपनी सोच है, और जो हमारे देश की वामपंथी पार्टियां हैं, वी आर कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। लेकिन हम राइट विंग पॉलिटिक्स को देश के लिए घातक मानते हैं। हम राइट विंग इकोनॉमिक्स को, जिसमें धर्म और बिजनेसमैनों का एक समन्वय होता है, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैनों का समन्वय होता है। इलेक्शन लड़ने के लिए मोटी मोटी रकमें चाहिए होती हैं, गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं ले पाता है। हम इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली कर रहे हैं, सेमिनार करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, वो हमारा अधिकार है। तो इसमें अगर बातें हम एक ही तरफ की करते हैं, दोनों तरफ की नहीं करते। हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम एक ही कम्युनिटी की बात करें, एक ही मजहब की बात करें, बाकी किसी की नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल धर्म तो अफीम है भाई सर, क्योंकि विवेक जी धर्म तो अफीम है। इस्लामिक टेररिज्म नहीं, बिल्कुल धर्म अफीम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जब थी, फैज अहमद फैज को जेल में डाला गया था। कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान से क्यों वाइप आउट कर दी गई, उड़ा दी गई? सर एक मिनट, सबसे पहले वहां पे कम्युनिस्टों को क्यों मारा गया, ये भी समझा दीजिए। सुन तो लीजिए सर, 10 सेकंड।
इसलिए क्योंकि वहां पे भी धर्म अफीम हमने माना, और पाकिस्तान का कम्युनिस्ट माइनॉरिटी हिंदू के लिए खड़ा रहता है। अच्छा, बहुत अच्छा। और कम्युनिस्ट जहां भी होगा, कम्युनिज्म बचा नहीं पाकिस्तान के अंदर, और आप कम्युनिस्ट खड़ा रख रहे हैं हिंदुओं के लिए। अरे भाई, भारत के हिंदुओं के लिए खड़ा रख दो। ताहिर हुसैन की वकालत मत करो। मैं सीधे विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगा। विक्रम सिंह जी, चाहे होता है जाने अनजाने में हमारी कुछ पार्टियां, क्योंकि उनको राइट विंग का विरोध करना है, मैं आपसे सवाल एज एन एक्सपर्ट पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे साथ दिल्ली दंगों की डिबेट भी करी है, फिर किस तरह से अतीकुर भाई से वो सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए विक्रम सिंह साहब। दीपक जी, आप देश के सबसे अनुभवी संपादकों में से एक हैं, और टूल किट की बात 3 साक्ष्यों से प्रमाणित होती है। तैयारी में गाड़ी, यहां छत पे गुलेल है, हमारे छत पे पेट्रोल बॉम्ब्स हैं, और हमने तैयारी की है धन, असबाब और बालू में मिर्च मिला करके, तो ये हमारी तैयारी है। नंबर 2, उग्र और आक्रामक होना। अगर हमने पुलिस कर्मियों को दौड़ा करके पीटा है, तो ये हमारी तैयारी और हमारी जो तैयारी है और हमारा दृढ़ निश्चय है, ये इंडिकेट करता है। तीसरा है धन की सप्लाई और मीडिया मैनेजमेंट। तीनों इंग्रेडिएंट्स अगर मौजूद हैं, अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप है, तो किसी बात की कोई संशय की तो बात है नहीं। मैं कह दूं इस वक्त सुबह के 4 बजे, तो सुबह 4 बजे तो हो नहीं जाएंगे। सारी दुनिया चीख के कह रही है कि इस वक्त रात के 8:20-25 हो रहे हैं। इसी तरह सारे साक्ष्य आ गए, न्यायालय में बात पहुंच गई, तो किसी तरीके से खुरच करके कोई ऐसी बात प्रदर्शित कर देना, दीपक जी, जो कि ये टूल किट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के आने पर आपके सामने एक मिसाल आई, और फिर G20 के मामले में किसी ने ये नहीं कहा कि अतीक एक शातिर दिमाग का खतरनाक एक अपराधी था, जिसके हाफिज सईद से संबंध, ISI से संबंध, लश्कर तैयबा से संबंध। इन संबंधों के बाद उसके जो फाइनेंशियल नेटवर्क था, जिसमें पंजाब के वो जो बंदूक नाजायज पाकिस्तान और आयशा से उसका खरीद फरोख्त और उसका व्यापार करना, दंगे भड़का देना, G20 को डिस्टर्ब कर देना, और बेकरारी तो देख लीजिए। सिर्फ हम अपनी राजनीति को प्रशस्त करने की नियत से अतीक जी, उसामा जी, हाफिज जी, ऐसा सम्मान जो कि शायद कदाचित हम अपने घर के बुजुर्गों को नहीं देंगे, वो इनको दे रहे हैं। ठीक है, सीधे मैं अतीकुर रहमान साहब के पास चलता हूं। अतीकुर साहब, मेरा सीधा सवाल है, एक अतीक अतीत हो गया, आप बड़े भाई हैं, इस्लामिक रिसर्चर हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप भी तब ताहिर हुसैन को बड़ा डिफेंड करते थे, ये कहते थे जांच गलत हो रही है, चार्जेस फ्रेम हुए, तब क्या गया है? Tahir Hussain also played role of instigator to kill Hindus and exhorting this mob as to not to spare Hindus. He instigated the mob when Ankit came forward towards the mob. ये अंकित शर्मा वही है IB का ऑफिसर जिसको मार दिया गया। मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, उसी दिन की दिखा रहा हूँ। अब मुझे बताइए कैसे इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा हम जाने अनजाने में बन जाते हैं, इंक्लूडिंग अतीक। अतीक को कोई माफिया नहीं मार रहा था आपके सिवा, और सब ये बोल रहे थे नहीं पहले मुस्लिम है भाई वो। सबसे पहली बात तो ये है दीपक जी, मैं ताहिर हुसैन को जानता नहीं, कोई वास्ता नहीं। मैं मुंबई में बैठा हुआ हूँ। दिल्ली दंगे सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही तरह से हुए थे। उसका जो इनिशिएशन हुआ था दिल्ली दंगों का, वो तब हुआ था जब किसी ने कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाना इलेक्शन में कि शाहीन बाग तक के करंट लगे। उस कड़ी को आप जोड़ लीजिए और दिल्ली दंगों को जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जहां तक कि इंटरनेशनल टूल किट का सवाल है, अगर आप सही कह रहे हैं इंटरनेशनल टूल किट कोई है, तो इसका सही जवाबदार अगर कोई है, तो जैसा डीजीपी साहब ने बताया, विक्रम सिंह जी ने, कि ये इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है बहुत बड़ा। मेरी क्या बिसात कि मैं इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी सरकार, मजबूत सरकार, मोदी सरकार के सामने एक ऐसा टूल किट बना लूं कि मैं इंटरनेशनली मैं कामयाब हो जाऊं। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मैं उदाहरण देता हूं। नुपुर शर्मा के केस में अतीकुर रहमान साहब, नुपुर शर्मा के केस में अतीकुर रहमान साहब, एक ट्वीट डालकर तमाम मुस्लिम देशों की तरफ देखा गया कि नहीं देखा गया, वो टिप्पणी करे और उसके बाद भारत उनके ऊपर कार्रवाई करे। देखा गया अतीकुर रहमान साहब की नहीं देखा गया, और यही बात जाकिर नाइक कहते हैं जो उन्होंने कही थी। घुटने क्यों टेके? भारत सरकार ने घुटने क्यों टेके? हमने कहा था भारत सरकार को, तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स को सामने लाकर यह साबित करना चाहिए था कि नुपुर शर्मा ने जो किया वो गलत नहीं था। क्यों सक्षम नहीं रही भारत सरकार? क्यों ये कदम नहीं उठाए रातों रात मोदी सरकार ने? देखो, आप मान लिया ना आपने कि आप इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा बन जाते हैं, आप मान रहे हैं। अरे मैंने कहा
मैंने कहा ना, तो ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है सबसे पहले ना। सब इंटेलिजेंस फेलियर है साहब, आपकी कोई गलती नहीं, आप दूध से धुले हुए हैं, अब्बास भाई भी दूध से धुले हुए हैं, विवेक जी भी दूध से धुले हुए हैं। राजेश चौधरी जी, मेरा सीधा सवाल है कि एक अपराधी जो नोन माफिया है वो जेल के अंदर से मर्डर प्लान कर लेता है, क्या कानून और व्यवस्था के फ्रंट पर यह यूपी सरकार का फेलियर नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई फेलियर नहीं। उत्तर प्रदेश की स्थिति की यदि आज आप बात करेंगे, 2017 से पहले क्या हालत उत्तर प्रदेश की होती थी? देखिए, 35 लाख करोड़ का इन्वेस्ट इस प्रदेश में आ रहा है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर कोई उंगली नहीं उठा सकती। देश के अनेक मुख्यमंत्री योगी मॉडल अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। तो सर, ये मर्डर कैसे हो जाते हैं? एक के बाद एक प्लान भी हो जाते हैं, वो भी जेल के अंदर, और एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं। ये गैंगवार है, एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार रहा है। अतीक अहमद कोई मंदिर का पुजारी तो था नहीं, कोई मस्जिद का इमाम था नहीं, गुरुद्वारे में वो रहता नहीं था, कोई बहुत सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था, एक अपराधी था, एक हीनियस क्रिमिनल था। एक क्रिमिनल ने दूसरे क्रिमिनल को मार दिया। उसी के तहत उसने अपने 2-3 परिचितों को बुलाया होगा जेल के अंदर, वो उन्होंने बैठ करके बातचीत की और उस क्रिया को अंजाम दे दिया। तो ये गैंगवार है विशुद्ध रूप से। और इस हत्या के पीछे यदि कोई बड़ा आदमी है, उसकी जांच हो रही है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है, न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, SIT जांच कर रही है और एक एक अपराधी को ढूंढ करके ला रही है और कानून के शिकंजे में पहली बार ही तो आया था ना दीपक जी। इससे पहले समाजवादी पार्टी का वो नेता होता था, वो प्रताप गढ़िया करके, इमरान प्रताप गढ़िया, हाँ, वो एक सांसद है कांग्रेस के, वो कहते हैं वो तो मेरे पिताजी हैं। यदि वो इलाहाबाद के अंदर, उस समय इलाहाबाद होता था, प्रयागराज के अंदर हैं तो मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। ये इनकी सोच है। एक अपराधी को अपना पिताजी इस देश के राज्यसभा का सांसद बता रहा है, ये इनकी सोच होती थी। और आज उसको कानून के सामने पेश किया गया। एक केस में उसकी सजा हुई, जिसकी हत्या हो गई उमेश पाल की, उसी का अपहरण किया था। नहीं कोई जज सुनवाई को तैयार नहीं होता था। एक समय वो था कि 10 जज अपने आप को इसके केस से अलग हटा लिए थे, कोई गवाह पैदा नहीं होता था, इसके खिलाफ ट्रायल नहीं हो पा रही थी। हमारी सरकार आने के बाद ट्रायल शुरू हुई, एक केस में सजा हुई। अच्छा विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, आप बात करते हैं कानून की, मैं आबाजी आऊंगा आपके पास। आप बात करते हैं कानून की, आप बात करते हैं संविधान की, आप सब बात कर लेते हैं, लेकिन जब आपको बचाना होता है ना किसी को, तो बोल देते हैं भाई यार इसको मत कुछ कहो, विक्टिम कार्ड में खेलता हूं भाई, ये तो फलानी कम्युनिटी का है, ये फलानी जात का है, ये फलानी इसका है। यही आपकी राजनीति है, मानवता वाली चीजें। दो तीन जी आप सुन ले सर। अब मैं 2-3 विषयों पर बोलना। पहले चौधरी साहब अभी बात कर रहे थे, इन्होंने आंसर दिया नहीं, डाइवर्ट कर दिया। जेल मिसमैनेजमेंट को गैंग वॉर नहीं कहा जाता। आपकी जेलों में मिसमैनेजमेंट है, खुले आम क्रिमिनल मीटिंग्स कर रहे हैं और वारदातें प्लान कर रहे हैं। अरे राजेश जी ने कहा ना भाई, बड़ी खुशी की बात है। मुझे बताइए, अतीक अहमद और अशरफ अहमद जो जेल में थे, वो मंदिर के पुजारी थे, मस्जिद के इमाम थे, ऐसा था क्या कुछ? ये भी बता दीजिए मुझे। वो मैं कह रहा हूं, यही कहा राजेश चौधरी जी ने। नहीं, आप सुनिए ना सर, उनके कैरेक्टर के ऊपर बिल्कुल सुने सर। सीधी सी बात है, नंबर 1 जेल का जो मिसमैनेजमेंट है उस पर ये उत्तर दें। नंबर 2 अतीक बुरे थे, गैंगस्टर थे, क्रिमिनल थे, कोई डिबेट नहीं हो रही है। लेकिन डिबेट तो अरे सर बचाने आ जाते हैं ना। मैंने इनसे 4 बार पूछा अब्बास जी से कि क्या वो माफिया था। नहीं सर सुनिए ना, नहीं यदि अतीक का नाम अतर सिंह होता तो कोई डिबेट नहीं होता। सर अगर कोई माफिया भी है, अगर नहीं, बिल्कुल नहीं है, गलत है आपकी सोच। हमने विकास दुबे के समय भी डिबेट की थी। हमने कहा था विकास दुबे आपके नेताओं के नाम डिस्क्लोज करेगा, इसीलिए उसको भी आप लोगों ने शिफ्ट ऑफ करा। तो ये और किसी अपराधी बस यही सोच, आप राइट विंग का विरोध करते ना, यही सोच इंटरनेशनल टूलकिट का हिस्सा है। विवेक श्रीवास्तव जी बिल्कुल करेंगे सर। दीपक जी आपकी बात से मैं सहमत हूं। आप सुने सर, एक मिनट टूलकिट का इंटरनेशनल टूलकिट की जांच अपने राजनीति करने के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए, देश के सुरक्षा के साथ समझौता करने के लिए भी तैयार रहते हैं। बड़ी खुशी की बात है। अब वो रटी रटाई लाइनें जो हैं उनसे नहीं होता चौधरी साहब। लेट अस बी स्पेसिफिक। इंटरनेशनल टूलकिट कुछ नहीं है, ये एक फैशन बन गया है बोलना। आप सुनिए, अगर नूपुर शर्मा का केस होता है, ठीक है, कुछ इस्लामिक कंट्रीज, आप क्या विश्व में, जैसा मैं अभी कह रहा था चौरसिया साहब की डिबेट को, अमेरिका में नहीं लोग वॉच कर रहे? क्या लोग देख नहीं रहे हैं आपके देश में क्या हो रहा है? इस देश की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी रही है। हमने हमेशा पैलेस्टीन का साथ दिया था,
आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज द फर्स्ट पर्सन जो पहुंच गए साहब इजराइल, बाद में रिट्रैक्ट किया, प्रो पैलेस्टीन लाइन ली, पहले प्रो अमेरिका जा रहे थे, उसके बाद रशिया से माल खरीदा। तो फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी थी सर। मेरे सर, इजराइल के साथ संबंध इन्होंने नहीं स्थापित किए थे, 25 साल पहले पीवी नरसिम्हा राव ने किए थे। विवेक भाई, पीवी नरसिम्हा राव ने खोला था इजराइल के साथ संबंध। मैं उस देश में रहा हूँ, उस देश में हो क्या आया हूँ, मैंने वहां से कवरेज की है। वो ठीक है, मैंने देखा है सर। मैं तो इनके सर पे क्यों फोड़ रहे हैं आप? लाइन स्ट्रांगली प्रो पैलेस्टीन थी, जिसको नहीं इन्होंने उसको डाइल्यूट करके प्रो इजराइल लाइन ली शुरू में, बाद में एस जयशंकर के आने के बाद रिट्रैक्ट करा इन्होंने। आप फॉरेन पॉलिसी में बात करिए। दूसरी बात, ठीक है, मैं आता हूं, मैं एक सवाल के लिए डीजीपी साहब के पास जाता हूं। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? योगी जी कह रहे हैं हम 2017 से 2022 तक है, 2022 में इंसिडेंटली कानून व्यवस्था के नाम पर प्रमुख मुद्दा बनाकर ये सरकार वापस आती है, लेकिन जेल में हत्या भी प्लान हो रही है, इसको क्या कहेंगे? दीपक जी, हम दो बातें करें, हर चीज में अपनी पीठ थपथपाना उचित नहीं है। ये जेल में जो कुछ हुआ, चाहे चित्रकूट जेल में हुआ, साबरमती जेल में हुआ, उत्तर प्रदेश में जो बरेली जेल में अवांछित जो मुलाकातें हुई, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। और जेल कर्मचारियों की भ्रष्टाचार सर्वोच्च स्तर के भ्रष्टाचार का द्योतक है। आप एक बात चाह दीपक जी, मजाल जेल में चूहा और छिपकली निकला है, लेकिन जाहिर है कि जो आपका नियंत्रण जेल में होना चाहिए था, बरेली में नहीं था, नैनी में था, वो नहीं था, जो चित्रकूट में था नहीं था। और हमने किया क्या? हमारी उदारता तो देख ले, हमने केवल निलंबन किया दीपक जी, जबकि होना क्या चाहिए था, इन जेल सुपरिंटेंडेंट को, डिप्टी जेलर्स को जिस जेल के ये अधिकारी थे उसी जेल में ठूस देना चाहिए था। अनुच्छेद 311 में इनको सेवा मुक्त करना चाहिए था। गैंगस्टर एक्ट के अंदर मुकदमा लिख के इन जेल कर्मचारियों की सब संपत्ति जब्त करनी चाहिए थी, आज तक नहीं किया। अरे राष्ट्र विरोधी तत्व अगर हम कह रहे हैं, उनके विरुद्ध जिसने उदारता दिखाई वो भी उतना ही दोषी है, बल्कि ज्यादा दोषी है बनिस्बत अतीक और अशरफ और असद और शाइस्ता के। हमने वो नहीं किया। फिर जो हत्या की बात हो रही है, पुलिस कस्टडी में, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे खूंखार हत्यारा था, लेकिन जब हम पुलिस कस्टडी में लेते तो सशपथ बयान करके देते हैं हम सुरक्षित न्यायालय को लौटाएंगे। और अगर उनकी हमारी कस्टडी में हत्या होती है तो हम उसके खून हमारी वर्दी पे हैं, उसको हम धो नहीं पाएंगे। ये हमने जब सशपथ कहा था कि हम वापस करेंगे, आपकी जिम्मेदारी थी। उन 17 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित होना चाहिए था। ठीक है, कमेटी बन गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमेटी बनने के पहले जो हमारा गार्ड एंड एस्कॉर्ट रूल कहता है, उनका निलंबन, अपराध का पंजीकरण और इन कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई। ठीक है, राजेश चौधरी जी क्या कहेंगे पूर्व डीजीपी साहब के इस कमेंट पर? देखिए, डीजीपी साहब बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं, मैं कोई इनकी बात को काटने का प्रयास नहीं करूंगा, इतना जरूर रहूंगा, सारी कार्रवाई विधि सम्मत हो रही है। आप एकदम किसी को मुअत्तल कैसे कर दोगे नौकरी से साहब? उसकी जांच होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, दोषी होगा तो निश्चित रूप से किया जाएगा। अनुच्छेद 311 में अनुच्छेद 311 में मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, पर एक भी दोषी नहीं बच पाएगा डीजीपी साहब, आप चिंता मत करिए, आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा अधिकारी जो जेल के अंदर नौकरी करता है और अपराधियों से साठगांठ करता है, सरकार में नहीं बच पाएगा, आप मेरा भरोसा करिए इस बात। ठीक है, माफिया पर मैंने सब पार्टियों से पूछा था, अतीक भाई से भी पूछा था, विवेक से भी पूछा था, विवेक जी से और अब्बास जी से, लेकिन माफियागिरी के बारे में खुद अतीक अहमद ने क्या कहा था, जो अतीत हो गया है, अब उसकी बात सुनाते हैं हम आपको। कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। तो अब्बास जी ये कह रहे हैं माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो गई थी, अब तो रगड़ा जा रहा है। तो माफियागिरी तो थी ना, और आपके प्रत्येक समर्थन में थी, ये तो सब जानते हैं। अब इसको मत इनकार कर दीजिएगा। आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। मैं कह रहा हूँ 6 महीने पहले का अतीक अहमद का एक ये भी बयान था जिसमें वो योगी जी की तारीफ कर रहा था। अभी जो विक्रम सिंह जी ने सवाल उठाए तो आपके लिए क्या मिली भगत है जेल में, और मैं राजेश जी को बताया था तो बाकायदा व्हाट्सएप था उसके पास, 11 जनवरी की चैट सामने आई है। ये कोई अपराधी जाकर के प्लानिंग नहीं हुई है, आप जानकारी अपनी दुरुस्त कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश और गुजरात की जेलें कितनी सेफ है आप देख लीजिए। तीसरी बात, ये इन्वेस्टमेंट की बात करते, 33 लाख करोड़ रुपए आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने श्वेत पत्र नहीं जारी किया। इन्वेस्ट आप एमओयू तो 43 लाख करोड़ के साइन कर ये तो बता दीजिए सर, ये तो बता दीजिए माफियागिरी में आपने अतीक को क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्यों उसकी सेवाएं ले ली थी,
और उसके ये लेफ्टिस्ट भी आरोपी हैं, क्योंकि मुलायम सिंह जी की उस सरकार को ये भी समर्थन देते, इंद्रजीत गुप्ता जी भी देते थे, मैं वर्धन साहब भी देते थे, उनके सबसे प्रिय थे, हरकिशन सिंह सुरजीत साहब सबसे प्रिय था उनके। बताइए अब्बास जी, बाकी बातें आपने पूरी पॉलिटिकल की, सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपने उसकी माफियागिरी को प्रश्रय क्यों दिया आधिकारिक तौर पर, सरकारी तौर पर? अगर हमने उसके खिलाफ अपराध दर्ज ना किए होते, अगर विटनेस और एविडेंस प्रिक्योर ना किए गए होते सरकार के द्वारा, तो अब वो कॉन्विक्ट का वो कैसे हो पाता? पहली बार कॉन्विक्ट तो जनवरी 2000 आप कह रहे हैं अब्बास भाई, मार्च 2000 पढ़ा है अतीक के बारे में कभी? कानून की दृष्टि में, अरे अब्बास जी, जिसको किसी न्यायालय द्वारा आपके टाइम पे क्या होता था मैं बताता हूँ, आपके टाइम पे क्या होता था ये भी पढ़ लीजिएगा। 10 जजेस ने अतीक अहमद का केस सुनने से मना कर दिया, डर के मारे। हाई कोर्ट के सिटिंग जज 11वें ने सुना, जमानत दे दी। कानून तो देश, कानून और संविधान से चलना चाहिए भाई। आपका प्रश्न था, किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया, आज दिया जा रहा है संरक्षण। आज जो है क्यों इन्होंने जो है जो उन्नाव रेप पीड़िता है उसके बलात्कारियों को क्यों नहीं सजा दे रहे हैं? ये क्यों ये जो है जो अपने यहाँ पे वैभव तिवारी थे उनके हत्यारों के साथ क्या हुआ? गोरखपुर में जो व्यापारी को मार डाला पुलिस के द्वारा, उसके हत्यारों के साथ क्या हुआ? कमलेश तिवारी के हत्यारों के साथ क्या हुआ? उमेश पाल की हत्या इनकी सरकार में हुई है। दिन दहाड़े आज योगी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कल गोरखपुर में, उनके गोरखपुर में एक महिला की हत्या होती है, कहीं लूट होती है, कहीं अपहरण। ये आम घटना है, छेड़छाड़, अपहरण करके छेड़छाड़ महिला का कल होता है गोरखपुर में। ये उत्तर प्रदेश की दिन रोजमर्रा की घटना है, ये कोई आम बात, ये नई बात नहीं है, रोजमर्रा की घटना है उत्तर प्रदेश में। आज देश में सबसे ज्यादा, लेकिन अतीक अहमद के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे अब्बास हैदर साहब। हत्या, अरे अतीक अहमद कोई हमारा थोड़ी, अतीक अहमद आपका नहीं है, समाजवादी पार्टी का सांसद नहीं था वो। अतीक अहमद 4 पार्टियों में रहा है, अतीक अहमद के रिश्ते 4 पार्टियों से रहे। अभी उसका परिवार समाजवादी पार्टी में था क्या? लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ समाजवादी पार्टी पे दोष। सर आपका तो मेन मसल मैन फाइनेंसर ही वही था। ये निकाय चुनाव, अब्बास जी मुझसे क्यों बोल रहे हैं की पीड़ा देखिए आपने, आप रामगोपाल यादव जी का बयान देखिए जरा, उनकी पीड़ा देखिए। अतीक अहमद की हत्या होने के बाद कितने दुखी हो रहे हैं रामगोपाल यादव, जैसे उनके शरीर का कोई हिस्सा चला गया हो। अब्बास जी प्लीज, राजेश जी बोल रहे, बोलने दीजिए उनको, आप बोल चुके अपनी बात। प्रशासन फेल हुआ और शर्म तो इतनी आपके अंदर नहीं बची है कि आप अपनी गलती, देखो बेशर्म लोग तो आप हैं, बेशर्मी आप कर रहे हैं, अपराधी के साथ आप खड़े हो रहे हैं, माफिया के साथ आप खड़े हो रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण आप कर रहे हैं। आपके नेता पुलिस, आपके नेता अतीक अहमद से पैसे खाने का काम करते थे, माफियागिरी कराते थे, जमीनों को दबाते थे, चौथ वसूली कराते थे, और आपके मुख्यमंत्री जाकर के उसके कुत्ते से हाथ करते थे। अच्छा अब्बास जी लगातार रनिंग कमेंट्री नहीं, अब्बास जी आपकी आवाज कट जाती है जब आप स्काइप पे चिल्लाते हैं। प्लीज मैं सब गेस्ट को समझाता हूँ, थोड़ी तकनीकी चीज भी समझिए। मैं दोनों को बोल रहा हूँ, राजेश जी और आप दोनों को। राजेश जी आप कंक्लूड करिए, फिर मैं अतीक साहब के पास जाऊंगा। देखिए अतीक अहमद इन्हीं के लिए तो कमाता था, 11,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। सब तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से संबंध है, उसके व्यापारिक संबंध, जांच हो रही है। अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा ना, सब समझ में आ जाएगा। अतीक अहमद को इन्होंने दूध पिलाने का काम किया है, गोदी में खिलाने का काम किया है। अतीक अहमद के जितने पाप समाजवादी पार्टी ने किए हैं उसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए इनको। यही उसको अपराधी बनाने वाले, ये खुद अपराधी बनाया जा रहा था, ये खुद संरक्षण में था, मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी। आज योगी सरकार में ठीक है, अब दोनों से निकल रहा हूँ बात। अरे अब्बास भाई आप अच्छा बोलते हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, बढ़िया बात करिए आज आपने यहाँ पर बैठ कर, तो ना थोड़ा सा डिकोरम भी हम आपस में बता के रखें। अब मैं अतीक भाई आपके पास आ रहा हूँ और मेरा बड़ा सीधा और डायरेक्ट सवाल है, जैसे ही अतीक के साथ जो होना हुआ, असद की हत्या हुई, माफ कीजिएगा, असद का इनकाउंटर हुआ, गुलाम का इनकाउंटर हुआ, सबने कहा दिया पुलिस ने गोली क्यों चलाई, इनको तो सरेंडर करवाना था। जब अतीक को उस घटना के अंदर हत्या कर दी गई, उसकी मार दिया गया, तब यही लोग कह रहे थे कि पुलिस ने आत्मसमर्पण करके इनको पकड़ लिया, इन पे गोली क्यों नहीं चलाई। अब एक चीज सही माने ना, या तो असद का इनकाउंटर सही था या पुलिस वालों ने गोली नहीं मारी अतीक और उसके टाइम पे वो 3 हत्यारे या 3 लड़के या जो भी आप उनको कहें, उन पर क्या नैरेटिव कहना चाहते हैं? देखिए दीपक जी, मैं विक्रम जी को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने हमारी सारी बहस का एक सारांश आपको दिया है।
मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए सर। है कि हमेशा वो विक्रम जी तो अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, और मैंने भी राजेश जी से पूछा कि ये क्या कानून और व्यवस्था है जब एक अपराधी जेल में बैठ के मर्डर प्लान कर रहा है। जरूरी इसका जवाब दीजिए ना। हमेशा अपनी पीठ थपथपा ली जाए, यहां पर हम नहीं पीठ थपथपा रहे हैं। अरे हम बीजेपी के प्रवक्ता पीठ थपथपा रहे हैं अपनी। हमने कहा जो अपराधी है आपकी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है आतिफ भाई। सजा दीजिए। मेरा आपसे सीधा सवाल था, असद और गुलाम का इनकाउंटर हुआ, आपने कहा फर्जी है, पुलिस वालों ने गोली क्यों चलाई, तो क्या हमने तो आत्मसमर्पण कराना था। फिर अतीक की हत्या होती है जो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है, से पूछो ना भाई। उस पे आप बोलते हैं कि पुलिस वालों ने आत्मसमर्पण करके इनको क्यों पकड़ लिया, इनको गोली क्यों नहीं चलाई। ये आप ही लोगों के बयान है। पीठ थपथपा रहे हैं। अरे हम क्यों बयान देंगे भाई, हमारा लोकल स्टैंडाई नहीं है। लोकल स्टैंडाई है अगर किसी का तो वो बीजेपी सरकार का है, दोनों जगह का। पीठ थपथपा रहे हैं वो, कुलदीप सेंगर की पीठ थपथपाते हैं वो, वहां पर बाबा राम रहीम को ले जाते हैं वो इलेक्शन जिताने के लिए। लेकिन नहीं, माफिया और बीजेपी का ताल्लुक है ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस समाजवादी का माफिया से ताल्लुक है। बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है ना भाई, डालो और धुल धुला के निकल के बाहर। अच्छा एक माफिया बता दो जो वांटेड हो और अभी बीजेपी के साथ हो, कोई बताइए ना, मुझे बताइए, बिहार में बता दीजिए। कुलदीप सेंगर, बाबा राम रहीम और यूपी के लोगों से पूछ लीजिए भाई, मैं तो मुंबई में बैठा हूं। ठीक है, बताइए राजेश जी बताइए। दाऊद का कनेक्शन तो जब पावर से हटेंगे तब मालूम पड़ेगा ना। देखिए विशुद्ध रूप से जिस तरह से बीजेपी पूरे देश के अंदर मजबूत हुई है, मोदी जी के चेहरे को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। आज मोदी जी पूरे विश्व के नेता के रूप में उभर करके आ रहे हैं, तो इनको वो पछता नहीं है, वो उस चेहरे को डेंट मारना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि बाबा राम रहीम ने आपको निकाय चुनाव जितवा दिए। ये पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं, ये बांग्लादेश की भाषा बोलने लगे, ये देशद्रोही होने पर तैयार है, पर इनको मोदी जी स्वीकार नहीं है, इनको योगी जी स्वीकार नहीं है। ये कैसे स्वीकार कर जाएंगे? भगवा भेष धारण करने वाला व्यक्ति, एक ईमानदारी से काम करने वाला तपस्वी उत्तर प्रदेश का दोबारा से मुख्यमंत्री बन रहा है। चौधरी जैसे लोग, भाई साहब आप जैसे लोग कितने चिल्ला चिल्ला करके अपना गला फाड़ रहे हैं, जनता सुनने को तैयार नहीं है आपको। आपकी स्वीकार्यता 0% है, 0%। यदि आपकी स्वीकार्यता होती तो चुनाव में आप हमको नुकसान पहुंचा पाते ना, कुछ नहीं कर पाते। कोई आपको नोटिस लेता नहीं है, आपको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। आज जनता योगी जी के साथ है, आज जनता मोदी जी के साथ है, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप यही भाषा बोलते रहिए और 2024 में आप फिर दोबारा देखेंगे नरेंद्र मोदी जी इससे भी बड़े बहुमत के साथ विजयी होकर के आएंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। का रिश्ता क्या कहलाता है चौधरी साहब? आप काम कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या कहलाता है? बांग्लादेश के साथ कर सकते हैं, आप उस देश के साथ मिल सकते हैं जो भारत विरोधी देश है, उसको स्वीकार करने में आपको कोई आपत्ति नहीं है। एकदम जाकर के पलक पामड़े बिछाएंगे, वही दिल्ली का दंगा, तो बात कर लीजिए, वही दिल्ली का दंगा, एक बर्बाद जिस समय बात करके क्या फायदा? ठीक है, एक मिनट विवेक जी को भी सुन लेते हैं। अतीक भाई विवेक जी को सुन लेते हैं, विवेक जी क्या कह रहे हैं? सेंगर के लिए विवेक जी, मोदी और योगी के विरोध में कुछ भी आप कहीं तक नहीं जाएंगे, भले से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे आपको पाकिस्तान का समर्थन करने पड़े, इसकी बुनियाद भारत के प्रति नफरत से बनी है। नहीं मैं बोलता हूँ, एक मिनट राजेश जी, अब मेरी बात को थोड़ा सुने। पहली चीज, कोई भी आदमी एंटी नेशनल यहाँ नहीं है इस पैनल पे भी, और कोई भी अपोजिशन पार्टी भी एंटी नेशनल नहीं है। सब इसी देश के हैं, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं लड़ते झगड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीतते भी हैं, हारते भी हैं। हम लोग सब 70 साल से लोग रहे हैं, आप भी रहे हैं सत्ता में, वाजपेयी जी भी रहे हैं, कई जगहों पर आपकी सरकारें रही हैं। तो ये सत्ता थोड़ी आ जाए तो सबको एंटी नेशनल घोषित कर देना, ये आपकी पार्टी और आपकी सरकार को शोभा नहीं देता। पहली चीज तो डिबेट की तरह करिए। दूसरी बात आपकी हो गई, सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, सर सुनिए पहले, नहीं देखिए एलिगेशन नहीं है सर, अगर आप पराक्रम को स्वीकार नहीं करेंगे फिर आप कहेंगे कि हम एंटी इसलिए बिल्कुल सुनिए, अब आप सुनिए सर, आप सुनिए जरा। अरे भाई मेरी बात सुनिए, आप ऑल अपोजिशन की पार्टी मीटिंग आप बुलाते नहीं है, आप पूर्ण बहुमत में 303 सीटों के साथ हैं,
तो आप कह रहे हैं साहब कि हम अपोजिशन से बात ही नहीं करेंगे, हम अपोजिशन को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, हम अपोजिशन को देश का स्टेटस नहीं बताएंगे। आपने 370 हटाई, नो अपोजिशन मीटिंग। सर सुनिए, सर सुनिए मेरी बात, आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, चाइना के साथ हमारे इंकर्जन है। लॉजिक की बात कर रहे हैं, धारा 370 बुलाने हटाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। मचाते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, थोड़ी तो सर मेरी बात सुनिए, अगर चाइना थोड़ी तो सेंसिबल बात कर लीजिए सर। ऑल पार्टी, अबे मैं आखिरी कमेंट विक्रम सिंह साहब से पूछता हूँ आपके इसी ज्ञान पे। विक्रम सिंह साहब, क्या धारा 370 जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर घोषणा करी जाएगी जो विवेक जी सलाह दे रहे हैं? ऐसी महत्वपूर्ण प्रकरण में गोपनीयता रखना बहुत जरूरी है। कहा हमारे पड़ोसी देश ये कह रहे थे कि अगर हमने न्यूक्लियर बटन दबा दिया, अगर तालिबान हमने हमारे यहाँ घुसपैठ करा दिया, ये चीजें तो ऐसी गोपनीय है कि पूरी गोपनीयता रखते हुए और उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जो नेता आज हमवार हो गए हैं दीपक जी, वो किस तरीके से कि 370 कॉन्स्टिट्यूशनली जो बिल्स असेंबली के थ्रू आने हैं आप उनको रश थ्रू नहीं कर सकते। अच्छा विवेक जी, फिर बैठेंगे एक दिन, डॉक्टर साहब को मैं विक्रम सिंह जी को बुला लूंगा। मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है, आप खुद समझिए कौन किस तरफ है, कौन किस तरफ, ये फैसला मैं जनता जनार्दन पे छोड़ता हूं।